जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी वो बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहले क्वेश्चन की बच्चों बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सेकंड है ऋग्वेद, ऑप्शन थर्ड है सामवेद और ऑप्शन फोर है बच्चों मुंडको उपनिषद। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है मुंडको उपनिषद। मैं आपको बता दूं, मुंडको जो उपनिषद है यह अथर्ववेद का है। किस वेद का है? अथर्व वेद का उपनिषद है और उसका नाम क्या है? मुंडको उपनिषद है। बच्चों, अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण वाला वेद कहा जाता है। जादू टोना वशीकरण आदि वाला वेद कहा जाता है। आदि वाला वेद कहा जाता है। उसके अलावा बच्चों, अगर बात की जाए तो अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है, मतलब अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला जो होता है उसको हम लोग पुरोहित कहते हैं। और जो बच्चों वो पुरोहित होता है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पुरोहित को हम ब्रह्म कहते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय वेद यही है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो वह अथर्ववेद है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा बच्चों? तो वो अथर्ववेद है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों, मुंडको उपनिषद में ही बच्चों यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान कहा है। यज्ञ को ही टूटी फूटी नौका के समान कहा है। क्या क्या है? टूटी फूटी नौका के समान कहा है। क्लियर है बच्चों? क्या कहा है? टूटी फूटी नौका के समान यज्ञ को इसमें कहा है। किसमें? मुंडको उपनिषद में। और सत्यमेव जयते भी यहीं से लिया गया। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मेघालय, ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन फोर है हरियाणा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट मेघालय। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट मेघालय। बच्चों, अगर बात की जाए तो मेघालय के कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नृत्यों की बात की जाए तो उसमें है बच्चों जैसे वांगला है बच्चों। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो इसमें है नेंगक्रेम है। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या है? नेंगक्रेम है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो बच्चों डोगे काटा है बच्चों, डोगे काटा है। उसके अलावा बच्चों बात की जाए तो दो ड्रू सुआ है। और बच्चों, एक की अगर बात की जाए तो मिनसेइन है। कौन सा है? मिनसेइन है। यह बच्चों मेघालय के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। और बच्चों, अगर बात की जाए तो जो लाहो है, लाहो को बच्चों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है चिपिया नृत्य। क्या? चिपिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। लाहो को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? चिपिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो इसको चिपिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चिपिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, जो ये लाहो नृत्य है इसको बच्चों पनार जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पनार जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर बच्चों? यह इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि लाहो नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो पनार जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हरियाणा, ऑप्शन सेकंड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है गुजरात और ऑप्शन फोर है राजस्थान।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है गुजरात। बच्चों अगर बात की जाए गरबा, तो गरबा की अगर बात की जाए तो बच्चों गरबा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो यही बच्चों कि यह दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं नवरात्रियों में किया जाता है। कब? यह नवरात्रियों में प्रमुख गरबा नृत्य है। इसकी खासियत है 3 तालियां। क्या बच्चों? 3 तालियां। इसकी खासियत है 3 तालियां। यह 3 तालियों की बात की जाए बच्चों तो 3 तालियों का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति से संबंधित है। किससे? महेश की त्रिमूर्ति से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गरबा है इसे 2023 में, कब? 2023 में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया। क्लियर है बच्चों? अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। और खासियत बात यह है इसकी शामिल किया गया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह जो गरबा है यह 15वां, कौन सा? यह 15वां क्रम में अगर देखा जाए तो 15वां अमूर्त विरासत सूची में शामिल होने वाला यह गरबा 15वां स्थल है। स्थल नहीं, सॉरी, यह 15वां एक विरासत है जो हमारे देश की मतलब भारत की अब तक 15 विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले किया गया था वो दुर्गा पूजा को किया गया था, जो पश्चिम बंगाल की फेमस है। दुर्गा पूजा केवल पश्चिम बंगाल में नहीं होती है, उसके आसपास भी जो और राज्य लगे हुए हैं उनमें भी होती है। इधर गुजरात में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो बच्चों गुजरात के कुछ और फेमस नृत्य हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो जैसे रास, टिप्पणी, डिंडी। उसके अलावा यार बच्चों बात की जाए तो सिद्धि धमाल। उसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए तो गोप रास, ये कुछ प्रमुख हैं। रास, सिद्धि, धमाल, टिप्पणी, डिंडी, गोप रास, ये गुजरात के कुछ फेमस लोक नृत्य। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मिजोरम, ऑप्शन सेकंड है मेघालय, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है मिजोरम। क्या है? एंथुरियम जो त्योहार है बच्चों मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम के कुछ और भी प्रमुख नृत्य हैं। जैसे बच्चों अगर बात की जाए मिजोरम के तो उसमें सबसे पहले है आपका, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी ट्रिक मिजोरम में जो कुट आ जाए, क्या आ जाए? कुट आ जाए। जैसे चप चार कुट, पवाल कुट। क्लियर बच्चों? मीम कुट। उसके अलावा बच्चों तहाकुट, ये कुछ प्रमुख हैं। चपचार कुट, पवाल कुट, मीम कुट, तहाकुट, ये सभी बच्चों मिजोरम के ही लोक नृत्य हैं। और बच्चों पवाल कुट की यदि बात की जाए तो इसको स्ट्रो त्योहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रो त्योहार भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रा त्योहार भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट की बात की जाए बच्चों तो इको रिट्रीट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा और ऑप्शन 4 है मेघालय। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। इको जो इस रिट्रीट है वह उड़ीसा का
फेमस या प्रसिद्ध त्योहार है। अब अगर बात की जाए बच्चों तो उड़ीसा के कुछ और भी फेस्टिवल हैं, जैसे बच्चों बात की जाए कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव। उसके अलावा यदि बच्चे बात की जाए कलिंग महोत्सव के अलावा तो रथ यात्रा, रथ यात्रा। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो चंदन महोत्सव, चंदन महोत्सव। मकर मेला, मकर मेला। माघ सप्तमी मेला, माघ सप्तमी मेला। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। क्लियर बच्चों उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन फर्स्ट सितार, ऑप्शन सेकंड वीणा, ऑप्शन थर्ड तबला और ऑप्शन फोर शहनाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अब अगर बच्चों बात की जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा भी कुछ शहनाई वादक थे, जिसमें एस बल्लेश, एस बल्लेश, एस बल्लेश। उसके अलावा लोकेंद्र नहीं लोकेश, लोकेश आनंद, लोकेश आनंद। उसके अलावा अनंत, अनंत दास। उसके अलावा राम सहाय पंडित, राम सहाय पंडित। ये कुछ प्रमुख शहनाई वादक हैं भारत के। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट अधिकेंद्र, ऑप्शन सेकंड मूल केंद्र, ऑप्शन थर्ड रिएक्टर और ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। बच्चों इसे ध्यान से समझो। मेरा कहने का मतलब जो है कि मान लीजिए यह एक पॉइंट, एक हमने एक लाइन बना ली, और इस लाइन को समझने के लिए आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए भूकंप यहाँ से हमने मान लीजिए धरातल है, ये क्या बना लिया हमने, यह बच्चों हमने धरातल बना लिया। क्या बना लिया? हमने धरातल बना लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। कहाँ से? इस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप हमेशा बच्चों पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है। कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है। अब वो हो सकता है कि 20 से 30 किलोमीटर की गहराई हो या 30 से 50 किलोमीटर की गहराई हो। वो जो पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है। अब सपोज करो बच्चों कि यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। जहां से बच्चों भूकंप उत्पन्न होता है, मैं बता दूं आपको कि इस स्थान को कहते हैं हम मूल केंद्र। क्या कहते हैं? मूल केंद्र कहते हैं, या इसको ही हम फोकस सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस सेंटर कहते हैं। क्लियर है? अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यहाँ से ये भूकंप जाता है और यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर महसूस होता है, क्या होता है? सबसे पहले जहाँ पर महसूस होता है, सबसे पहले जहाँ पर महसूस होता है बच्चों, उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं, या इसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर बच्चों? जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम मूल केंद्र या फोकस सेंटर कहते हैं। जहां पर भूकंप का पहली बार अनुभव किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अब बच्चों कुछ बात की जाए तो जैसे भूकंपीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? भूकंपीय तरंगें होती हैं। तो भूकंपीय तरंग तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बच्चों प्राइमरी, या इसे हम कह देते हैं पी वेव। क्या कह देते हैं इसे हम? पी वेव। एक होती है बच्चों एस वेव, या इसे हम लोग सेकेंडरी वेव कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? और एक बच्चों जो धरातल पे होती है उसे हम लोग लॉन्ग वेव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तीन वेव होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी
और इसे हम लॉन्ग वेव कहते हैं। अब बच्चों इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राइमरी वेव होती है इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भूकंपीय तरंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है प्राइमरी वेव की। क्लियर बच्चों, तीव्रता सबसे अधिक होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइमरी जो वेव होती है बच्चों, इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहते हैं, यह अनुदैर्घ्य तरंग है और इसे हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग ध्वनि तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्वनि तरंग भी कहते हैं, क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होती है, तो इसमें भी यह क्वालिटी पाई जाती है। सेकंड, और एक बात इसकी यह है कि जो प्राइमरी वेव होती है ये बच्चों ठोस, द्रव व गैस तीनों में संचरण करती है। किसमें संचरण करती है, ये तीनों में संचरण करती है। जबकि एस वेव की बात की जाए तो यह प्रकाश की तरह चलती है। किसकी तरह, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग के गुण किसमें पाए जाते हैं, तो एस वेव में पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो सेकेंडरी वेव है यह केवल ठोस में संचरण करती है। किसमें, यह केवल ठोस में संचरण करती है। किसमें, यह केवल ठोस में संचरण करती है। और ये लॉन्ग वेव की बात की जाए बच्चों तो यह केवल धरातल पर संचरण करती है। इसकी स्पीड सबसे कम होती है, इसकी गति सबसे कम होती है। गति तो सबसे कम होती है, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी यही होती है। सबसे अधिक विनाशकारी यही होती है। सबसे अधिक विनाशकारी यही होती है। सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी लॉन्ग वेव, जिन्हें हम धरातल तरंग भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये यहाँ जाके ऊपर ऐसे गिरने लगती हैं, ऐसे धरातल पर गिरने लगती हैं और यह फिर विनाश मचाते हैं। अब अगर अच्छी बात की जाए तो भूकंप को मापा जाता है जिस स्केल पे, वह रिएक्टर, कौन सा, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगर बच्चों बात की जाए तो जो रिएक्टर स्केल होता है यह, इसमें 0 से 9 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, इसमें 0 से 9 खाने होते हैं। और प्रत्येक स्केल पर, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये फिर 1, फिर ये 2, ये फिर 3, ऐसे खाने बने होते हैं 9 तक। तो 0 से 1 तक आने में इसकी तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब हर एक स्केल को पार करने पर उसकी तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। और बच्चों भारत में 4 भूकंप केंद्र, और भारत को जो भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है, भारत को जो भूकंप जोनों में विभाजित किया है, तो भारत में बच्चों 4 भूकंप जोन है। कितने, 4 भूकंप जोन है। क्लियर है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 148, अनुच्छेद सेकंड अनुच्छेद 324, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 32 और ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अनुच्छेद 148। यदि इसकी बात की जाए बच्चों, अनुच्छेद 148, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है बच्चों, यह मैं आपको बता दूं कि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। और यह किसने कहा था, यह बच्चों हमारे संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था, हमारे संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। क्लियर है बच्चों, अंबेडकर जी ने कहा था। उसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 65 वर्ष जो भी पहले हो, 65 वर्ष तक। मतलब कहने का यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु मान लीजिए 63 है, कितनी है,
63 वर्ष है, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर बैठता है। जब 63 है तो इसमें हम लोग अगर 6 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। ये यहाँ तक नहीं जाना है, 69 तक नहीं जाना है, बल्कि यह 65 तक ही रहना है। कितने तक रहना है? 65 तक ही रहना है। तो इसलिए यह केवल 2 वर्ष का ही कार्यकाल पूर्ण कर पाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसको जनता की जेबों का संरक्षक कहा जाता है। जनता की जेबों का संरक्षक या पॉकेट का संरक्षक कहा जाता है। क्या? जेबों या पॉकेट का संरक्षक कहा जाता है। पॉकेट का संरक्षक कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह, संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो संरक्षक बच्चों इसलिए कहा जाता है कि जितने भी देश के अंदर घोटाले होते हैं उन सबको उजागर यही करता है। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जैसे चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, या कोयला घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, या बोफोर्स तोप सौदा हो, बोफोर्स तोप सौदा हो, या बच्चों बहुत सारे घोटाले, जितने भी देश के अंदर घोटाले उजागर होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ही होते हैं। क्लियर बच्चों? उसके अलावा जो भारत के पहले जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वो नारायण हरि राव थे। कौन थे? नारायण हरि राव थे। हरि राव थे। क्लियर है? और वर्तमान में यदि बात की जाए तो वर्तमान में आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्लियर है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट शिमला, ऑप्शन सेकंड चंडीगढ़, ऑप्शन थर्ड जयपुर और ऑप्शन 4 अमृतसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, अमृतसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, हरमंदिर साहब जो है यह इसे ही अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हरमंदिर साहब था, मैं आपको बता दूं, सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास थे। तो गुरु रामदास को अकबर ने, किसने? अकबर मुगल शासक था। अकबर ने 500 बीघा जमीन, कितनी? 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन दान में दी थी। दान में दी थी। और दान में किसको दी थी? तो वह गुरु रामदास को ही दी थी। अब गुरु रामदास की बात की जाए तो इनके बाद सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे। तो गुरु अर्जुन देव ने ही क्या किया था कि मैं आपको बता दूं, हरमंदिर साहब का निर्माण प्रारंभ तो वैसे इनके समय ही हो गया था। इनके समय ही छोटे स्तर पर प्रारंभ हो गया था, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने ही इस मंदिर का पूर्णतः निर्माण कराया था। पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन जो जमीन किस समय दान में दी थी? तो गुरु रामदास को दी थी। क्लियर? अकबर ने किसको जमीन दान में दी थी? गुरु रामदास को। लेकिन मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया। और इसकी खासियत यह थी कि इस मंदिर को रणजीत सिंह ने, किसने? राजा रणजीत सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने इसे सोने से मढ़वा दिया था। राजा रणजीत सिंह ने इसे स्वर्ण से, किसे? स्वर्ण की परत चढ़वा दी। स्वर्ण की परत चढ़वा दी और उसके बाद इसको क्या कहा गया? हरमंदिर साहब को क्या कहा जाने लगा? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। क्लियर है बच्चों? तो किसने निर्माण कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं बच्चों, हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी हैं, जैसे एक है स्वासुर मठ। कौन सा है बच्चों? स्वासुर मठ। दूसरा है बच्चों नामग्याल मठ। और तीसरा बच्चों ताबो मठ है। कौन सा है? ताबो मठ है। ये 3 मठ हैं
जो काफी फेमस हैं हिमाचल प्रदेश के। यदि बच्चों बात की जाए सिक्किम का, तो सिक्किम का बहुत फेमस है रूपटेक मठ। कौन सा बच्चों? रूपटेक मठ है, बहुत पूछा जाता है। तो सिक्किम में बच्चों। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसका बच्चा तवांग मठ है। कौन सा है? तवांग मठ। इनमें कंफ्यूज मत होना, तवांग मठ और ताबो मठ दोनों अलग हैं। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात की जाए बच्चों तो इसका काफी फेमस है हेमिस मठ। कौन सा? हेमिस मठ कहाँ पर है? तो वह जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो बच्चों इसकी अगर बात की जाए तुगलक, तो तुगलक, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। अब बच्चों अगर बात की जाए तो बाजार नियंत्रण जो बाजार था उसे दीवान ए रियासत कहा गया। क्या गया था? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत कहा गया। अब अगर बात की जाए जो बाजार नियंत्रण थी बच्चों तो यह अकबर से, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थी। दीवाने रसालत, सॉरी, इसको रियासत नहीं बच्चों, दीवाने रसालत कहा गया। क्या कहा गया? दीवाने रसालत। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी यह अलाउद्दीन खिलजी की काफी फेमस थी। इसमें जो भी वस्तु थी उसकी प्राइस फिक्स कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? प्राइस फिक्स कर दी गई थी। और बाजार में कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा, मतलब कहने का यह है कि जो वस्तु जो तोली जा रही है उसमें घपला तो नहीं हो रहा कि 1 किलो की जगह कहीं 900 ग्राम तो नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए बाजार में एक शहनाई मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अब बात यह है कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है या खिलजी वंश से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण पद था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। क्या था? दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज का निर्माण किया। और दीवान ए मुस्तखराज का काम यह था कि जो बकाया कर है, क्या? बकाया कर की वसूली करना। क्या था इसका मुख्य काम? बकाया कर की वसूली करना। बकाया कर की वसूली करना, वसूली करना। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले स्थायी सेना रखी। क्या रखी थी? सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन भी सबसे पहले किसने दिया? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन, सबसे पहले नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया। उसके अलावा दाग व हुलिया पद्धति, दाग व हुलिया पद्धति, दाग व हुलिया पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी की थी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है इसकी कि इसने खुम्स, खुम्स, खुम्स होता था बच्चों लूटा हुआ माल। क्या? लूट का माल है, हम लूटा हुआ माल कह सकते हैं। तो इसमें से क्या होता था कि इसमें से पहले जो भी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक थे वो क्या करते थे, इसका बंटवारा होता था ऐसे 80% और 20%। किस रेशियो में होता था? 80 और 20। पहले तो शासक इसको लेते थे, इसको लेते थे, इसको, जो भी राजा होता था उस 20% लेता था, इसको सैनिक लेते थे। क्या लेते थे? इसको सैनिक, इतना हिस्सा सैनिक लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया। इसने कहा कि 80% तो मुझे चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि खुम्स में 80% अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। इसने उल्टा कर दिया। इससे पहले जितने भी शासक हुए वो सब क्या करते थे, वो केवल 20% लेता था जो भी राजा होता था या सुल्तान होता था, और 80% सैनिक लेते थे। लेकिन इसने क्या किया, 80% खुद लिया और 20% और लोगों को दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सदस्य संख्या है? ऑप्शन फर्स्ट 100, ऑप्शन सेकंड 403, ऑप्शन थर्ड 80 और ऑप्शन 4 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 100। मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने में? 6 राज्यों की बात की जाए तो उसमें
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, बिहार, उसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके अलावा यदि बात की जाए तो तेलंगाना, तेलंगाना, उसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अब अगर बात की जाए तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है, मैं बता दूं आपको किस प्रकार इसका निर्धारण होता है। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, जिस राज्य में विधान परिषद होगी, सामान्यतः विधानसभा का 1/3। कितना? विधानसभा का 1/3। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब मान लो कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3 हो सकती है मैक्सिमम। कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम 1/3 हो सकती हैं। क्लियर है? और अगर बात की जाए न्यूनतम, ये तो अधिकतम हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ये अधिकतम हो सकती हैं। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम बच्चों 40 माना जाता है। कितना? 40 माना जाता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 है। कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है? 80। और 31 की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहता है और आप लोग अब देख रहे होंगे तो आप भी इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग बता रहे होंगे। और लेकिन जो आप सोच रहे हो, ज्यादातर जो सोच रहे हो वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो बच्चों, मैं आपको ध्यान से समझा दूं कि यह हमने मान लिया यह पूरी पृथ्वी है। क्या है? पूरी पृथ्वी है। अब अगर बात की जाए इसमें तो पृथ्वी को हम लोग बीचों बीच से काल्पनिक रेखा मानी गई है। क्या? बीचों बीच से काल्पनिक रेखा मानी गई, जिसे हम 0 अक्षांश कहते हैं। और आप इसका नाम भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब जो यह विषुवत रेखा का जो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है बच्चों? और बच्चों अगर बात की जाए तो इसको हम लोग जो यह विषुवत रेखा का जो नीचे का हिस्सा है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि भारत की जो स्थिति है वो ये मान लो यह क्या है? यह 0 देशांतर है। क्या है बच्चों? यह 0 देशांतर है। ये 0 देशांतर है। 0 देशांतर है। अब 0 देशांतर का इधर का जो हिस्सा हो गया बच्चों, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। देशांतर भी इसका निर्धारण करते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। और जो बच्चों ये जो इधर का रहा, इधर का रहा, यह पश्चिमी गोलार्ध हो गया। क्लियर है? यहां तक सबको? गोलार्ध हो गया। अब बात की जाए तो भारत की स्थिति, भारत की स्थिति आपके अगर संज्ञान में हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसे समझो कि इधर से इधर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर यदि बात की जाए तो इसकी जो स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्लियर है? अब ये तो हो गई आपको बच्चों अक्षांशीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। अब अगर बात की जाए देशांतर स्थिति की, तो देशांतर स्थिति की स्थिति यह कि यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। किधर है? अब यह स्थिति जो है वो ऐसे है, यह स्थिति ऐसी है, मतलब देशांतर में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप लोग देखोगे कि ये 0 देशांतर है, तो भारत यहां कहीं है। कहां पर है? भारत यहां कहीं पर है। भारत तो हमने मान लिया कि यहां कहीं पर है। तो भारत यहां तो हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर यहां हो जाता है ये 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो देशांतर की बात की जाए तो 68 यहां पर आ जाता है,
68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ ये 97 डिग्री 25 मिनट आ जाता है। तो आप लोग देखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है। ये मैंने अभी बताया था पूर्वी गोलार्ध, तो हम लोग कहेंगे भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सेकंड अमेरिका, ऑप्शन थर्ड आयरलैंड, और ऑप्शन फोर ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, भारत शासन अधिनियम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं पूछी है, न्यायपालिका का ढांचा पूछा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाए तो अमेरिका या यूएसए के संविधान से, ध्यान समझना इस बात को, न्यायपालिका का ढांचा पूछा है। यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है, किसकी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है बच्चों, वो कहां से ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। क्लियर है? और लेकिन न्यायपालिका का ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब इसकी बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ और चीजें ली गई हैं, जैसे इसमें लोक सेवा आयोग, क्या? लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्लियर है? उसके अलावा राज्यपाल, क्या? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। उसके अलावा शासनीय ढांचा जो लिया गया है वह कहां से लिया गया बच्चों? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके अलावा आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। आप लोग पढ़ते होंगे कि आपातकालीन उपबंध तो जर्मनी से लिए गए। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जर्मनी से जो लिया गया वो जर्मनी का वाइवर सिद्धांत है। वाइवर सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है तो तब जो अनुच्छेद होते हैं उनका जो हनन किया जाता है उससे संबंधित है। याद रखना, वैसे जब ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम नहीं होता तो हम लोग आपातकालीन व्यवस्था को जर्मनी से मान लेते हैं। कहां से मान लेते हैं? यह याद रखना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन जर्मनी से जो लिया गया है वो आपातकालीन का जर्मनी का वाइवर सिद्धांत लिया गया। क्या लिया गया है? जर्मनी का वाइवर सिद्धांत लिया गया। जर्मनी का वाइवर सिद्धांत लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो याद रखना इस बात को कि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना आपको। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट काठमांडू, ऑप्शन सेकंड जकार्ता, वाशिंगटन डीसी और जेनेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, जकार्ता। मैं आपको बता दूं, आसियान की बात की जाए तो ASEAN क्या है? ASEAN इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक समूह है। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब अगर बात की जाए बच्चों तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? और इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता में। कहां पर है? वह जकार्ता में है। और बच्चों यह इंडोनेशिया देश की राजधानी है। किसकी? इंडोनेशिया देश की राजधानी। अब अगर बात की जाए तो आसियान में जो प्रमुख देश सम्मिलित हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे ब्रुनेई, वर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस,
वियतनाम, वियतनाम, फिलीपींस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये बच्चों आसियान देश के सदस्य मेंबर हैं। क्लियर है बच्चों, ये क्या है, आसियान समूह के सदस्य मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल की बात की जाए तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल की बात की जाए तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है। गोदावरी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। किससे? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है जो नासिक के पास ही पड़ती है, वैसे नासिक के पास पड़ती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। यह दक्षिणी गंगा के नाम से भी फेमस है, दक्षिणी गंगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर है। और ये सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसकी कुछ सहायक नदी हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता, मंजरा, मंजरा, पूर्णा, पूर्णा, पेनगंगा, पेनगंगा। यह इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं। क्लियर है बच्चों। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट हुक, इवानोवास्की, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति की यदि बात की जाए तो द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं, मनुष्य, मनुष्य या मानव, मानव का द्विनाम पद्धति में जो नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस लिन। क्या है? होमो सैपियंस लिन होता है, होमो सैपियंस लिन। लिन मतलब लीनियस ने इसकी खोज की थी, तो होमो सैपियंस इसका नाम है। पूरा नाम होमो सैपियंस लिन होता है, लेकिन होमो सैपियंस भी लिखा मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास यह कर रहा हूं कि होमो सैपियंस जो होता है इसमें यह जाति के बारे में बताता है और वंश के बारे में बताता है। किसके? जाति और वंश के बारे में बताता है। इसे हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कुछ फेमस हैं, जैसे मेढक का है राणा टिग्रिना है बच्चों। क्या है? राणा टिग्रिना है, पूछा जाता है काफी, राणा टिग्रिना है बच्चों। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों, आम का है, आम का है मैंगीफोरा इंडिगस। क्या है? मैंगीफोरा इंडिगस है आम का। तो ऐसे ही द्विनाम पद्धति में बच्चों बहुत सारे नाम हैं, मैंगीफेरा इंडिगो, मैंगीफेरा इंडिगो। क्लियर है। ऐसे ही इसमें द्विनाम पद्धति में बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। क्लियर है। अब इसमें और भी अगर लिखना चाहें तो जैसे टाइगर या चीता का पैंथरस टिग्रिस, चीता का महत्वपूर्ण है पैंथरस टिग्रिस, पैंथरस टिग्रिस, पैंथरस टिग्रिस है। क्लियर है बच्चों। गेहूं की बात की जाए, गेहूं का तो सटीवम है। सटीवम क्या बच्चों? एस्टिवम होता है वैसे, रायवम सटीवम कह सकते हैं हम लोग, सटीवम, एस्टिवम। तो ये इसका गेहूं का रासायनिक नाम है।
तो इन्हीं हम लोग कहते हैं कि द्विनाम पद्धति में या द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। अब अगर बात की जाए जैसे रॉबर्ट हुक हैं, तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके अलावा यदि बात की जाए इवानोव्स्की ने तो विषाणु की खोज की थी, किसकी, विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, महोबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। और श्रावस्ती बच्चों सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, साक्षरता दर वाला जिला है, साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम कौन सा, श्रावस्ती, और सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है CO2। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए कि यह धरातल है, ये क्या है, ये धरातल है, ये धरातल है, या हमने मान लिया ये अर्थ है या पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है या पृथ्वी है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, हमने मान लिया कि ये सन है, ये क्या है, सन है या सूर्य है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि सन है या सूर्य है, तो यहां से बच्चों सूर्य की किरणें आती हैं, क्या आती हैं, सूर्य की किरणें धरातल तक आती हैं। क्लियर है, सूर्य की किरणें धरातल तक आती हैं। बच्चों फिर अगर बात की जाए तो सूर्य की किरणें धरातल से वापस भी जाती हैं, सूर्य की किरणें वापस भी जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य की किरणें जो वापस आती हैं वह फिर, सूर्य की किरणें जो आती हैं वह फिर धरातल से वापस भी जाती हैं। अब आप लोग समझोगे तो देख पाओगे कि यहाँ इस बीच में, यहाँ जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पर ये वायुमंडल पाया जाता है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है, वायुमंडल। और मैं आपको बता दूं वायुमंडल तो वायु की एक परत होती है, तो वायु क्या होता है बच्चों, वायु होता है गैसों का मिश्रण, क्या होता है, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। और आप सब लोग जानते हो कि वायु में CO2 भी होती है, वायु में नाइट्रोजन भी होती है और वायु में ऑक्सीजन भी होती है। तो ये गैसें यहाँ पाई जाती हैं, क्लियर है, ये गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बच्चों इसमें हमें CO2 से ही मतलब है, मुख्यतः तो मैंने CO2 ले लिया, कौन सा ले लिया, मैंने ले लिया CO2, क्लियर है, कौन सा ले लिया, CO2। अब बच्चों जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, जो भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, इनको बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको लघु शॉर्ट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, शॉर्ट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं, या इनको हम लघु तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम लघु तरंगे कहते हैं। और जो बच्चों धरातल से अंतरिक्ष में वापस जाती हैं, इनको बच्चों लॉन्ग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम लोग लॉन्ग वेव कहते हैं, या इनको हम लोग दीर्घ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं, या इनको हम दीर्घ तरंगे कहते हैं। आने वाली को शॉर्ट वेव या लघु तरंगे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जाने वालियों को हम लॉन्ग वेव कहते हैं। बहुत पूछा गया कि सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, तो शॉर्ट वेव। अब महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि जो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह इस लघु तरंगों के लिए तो ये पारदर्शिता का काम करती है। क्या करती है, लघु तरंगों के लिए तो ये पारदर्शिता का काम करती है। क्या करती है, पारदर्शिता का काम करती है। जैसी किरणें आती उनको आने देती है। लेकिन CO2 दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शिता का काम करती है। क्या करती है, अपारदर्शिता का काम करती है। कहने का मतलब यह है आम भाषा में कि शॉर्ट वेव को तो CO2 आने देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब धरातल से या दीर्घ तरंगें जब धरातल से अंतरिक्ष में जाती हैं तो CO2 उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वायुमंडल गर्म बना रहता है। और इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सूर्य की जो शॉर्ट वेव धरातल तक आती हैं उनके लिए CO2 पारदर्शिता का काम करती है।
लेकिन जब धरातल से दीर्घ तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं तो अपारदर्शिता का काम करती है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली CO2 है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा मीथेन, ओजोन, जलवाष्प भी। ओजोन बच्चों क्या है? ओजोन और जलवाष्प भी, ये सब बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, बेकेलाइट। मैं बता दूं आपको, प्लास्टिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं, इनको बार बार पिघलाकर किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे पॉलीथीन, उदाहरण के लिए समझ लीजिए पॉलीथीन, PVC बहुत सारे हैं, पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ये सब इसी के उदाहरण है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे पॉलीथीन है तो ये थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। इस प्लास्टिक को आप एक बार गर्म किया, पिघला दिया, तो फिर किसी भी आकृति में ढाल सकते हो। फिर दोबारा भी अगर कोई भी तुमने इससे वस्तु बना ली है थर्मोप्लास्टिक से, तो उसे फिर पिघलाइए, फिर दोबारा बना दीजिए, फिर पिघला सकते हो, फिर बना सकते हो। इसमें ये रिसाइकिल प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में सिर्फ एक बार पिघलाकर ही बना सकते हैं। एक बार पिघलाकर बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप एक बार पिघलाकर किसी भी आकृति को इसका रूप दे सकते हो, लेकिन फिर इसे दोबारा नहीं कर सकते। दोबारा गर्म करके दोबारा कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। यदि आप लोग जानते हो तो जो भी घर में, जैसे आपके घर में जो भी कुकर या जो भी उपकरण होते हैं किचन में जो प्रयोग किए जाते हैं, और उनके जो हैंडल होते हैं, हैंडल में जो काला प्लास्टिक लगा होता है वो बेकेलाइट ही होता है। बर्तनों के हैंडलों में, मुख्यतः बता दिया मैंने आपको, बर्तनों के हैंडलों में प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक, बर्तनों के हैंडलों में प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक। क्लियर है? प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक। क्लियर है बच्चों? होने वाला प्लास्टिक किसका उदाहरण है? तो वह थर्मोप्लास्टिक का, और उससे सिर्फ एक बार ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, दोमट, इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। आप इसे याद रख सकते हो। हमसे पुराने कौन है? हमारे पिताजी हैं। पिताजी को गांव में बाप भी कहा जाता है। बाप आप सब लोग जानते हो, तो बस से आप याद कर सकते हो पुराना कौन है? बाप। तो पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई बांगर, और खादर होती है नई जलोढ़ मृदा। क्लियर बच्चों? नई जलोढ़ मृदा होती है आपकी, कौन सी होती है? नई जलोढ़ मृदा खादर होती है। और बांगर से आप बाप याद कर सकते हो। बाप, और बाप होता है हमसे पुराना, तो हमारे पिताजी हमसे पुराने ही तो होते हैं। तो इसको थोड़ी सी याद करने के लिए, वैसे कोई माइंड में मत लेना, तो ये याद रखना कि बांगर कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेटा स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 है रेड डेटा बुक। क्या है? रेड डेटा बुक है जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की। विलुप्त होने वाली प्रजातियों का मतलब यह, इसमें आपके पशु जानवर भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है बच्चों? जानवर या पशु, जो भी जानवर और पौधे मुख्यतः इसमें शामिल किए जाते हैं। यदि ऐसे पौधे या ऐसे जानवर
जो संकटग्रस्त हैं, क्या हैं, संकटग्रस्त हैं, जिनका जीवन यापन होना बड़ा ही मुश्किल है, या तो वो खत्म हो गए उनके बारे में बताया जाता है, या खत्म होने की कगार पे उनके बारे में बताया जाता है, या आगे खत्म होने की संभावना है उनके बारे में बताया जाता है। तो इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। और बच्चों रेड डाटा बुक को जो जारी करता है वो IUCN करता है। कौन करता है, IUCN इसे जारी करता है। क्या कौन करता है, IUCN इसे जारी करता है। और यह बच्चों 1961 से 63 के मध्य यह जारी की जा रही है। क्लियर है। रूस में वैसे मेन मुख्यतः बता दूं मैं आपको कि रूस में यह शोध किया गया था कि कौन कौन से जानवर, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं उसके बारे में। तो फिर उसी से यह हर वर्ष रेड डाटा बुक जारी भी की जाती है IUCN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? 2041, 2026, 2031, 2025। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, जब कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, एक नहीं चल रहा हो या दोनों, कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, या एक हो या दोनों, एक हो या दोनों। क्लियर है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि अध्यादेश के द्वारा भी कानून या विधि बनाई जाती है। अध्यादेश के द्वारा भी कानून या विधि ही बनाई जाती है। क्लियर बच्चों, क्या बनाया जाता है, कानून या विधि बनाई जाती है, जैसे संसद के द्वारा बनाई जाती है, जैसे संसद द्वारा ही बनाई जाती है वही अध्यादेश के द्वारा बनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि जो अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनता है वह क्या हो सकता है, 6 सप्ताह तक हो सकता है मुख्यतः। कितना, वैसे सामान्यतः 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश माना जाता है, लेकिन इसे संसद द्वारा, लेकिन इसे यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाए, यदि इसे संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाए, संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो फिर यह 6 माह तक चल सकता है। तो फिर यह 6 माह तक इसका जो कानून या विधि होती है वो 6 माह तक रह सकती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिम का पूर्ण नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो आप फोन में यूज करते हो वही सिम है, ये उसी सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और सबसे कम मिजोरम में, सबसे कम मिजोरम में पाई जाती है। क्लियर है। सबसे कम मिजोरम में पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सतलज है। कहने का मतलब यह है कि जो सभी हिमालय की जो सभी श्रेणियों में बात की जाए, जैसे मैंने बना लिया कि एक श्रेणी यह है, एक श्रेणी यह है बच्चों, एक यह है, उसके अलावा यह है। तो मेरा कहने का मतलब यह, ये तो ट्रांस हिमालय, सभी श्रेणियों में सबसे पुरानी कौन सी है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरी बच्चों ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं,
ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरी बच्चों मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और ये है बच्चों शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन सभी श्रेणियों को पार करने वाली नदी, ऐसे समझो कि यहां से इसका उद्गम स्थल होता है, ये इनको पार करते हुए आती है, तो वह है बच्चों सतलज। कौन सी है? सतलज है। और सतलज का जो उद्गम स्थल है बच्चों यह है राकसताल, तिब्बत के राकसताल से। किससे? तिब्बत के राकसताल से इसका उद्गम स्थल है। किससे स्थल है इसका उद्गम स्थल? राकसताल से इसका उद्गम स्थल, और इस सिंधु नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रेलिन, ऑक्जेलिक अम्ल, एथिलीन, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन, और यह एक गैसीय हार्मोन भी है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो गैसीय हार्मोन एथिलीन है। क्लियर है? गैसीय हार्मोन एथिलीन, और यह फलों को पकाने में मदद करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद,